नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। सबसे पहले आज माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। आज माँ का अवतरण दिवस भी है, जिसे हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक तकलीफ भी होती है कि जिन माँ की हम आज पूजा कर रहे हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं, वो जीवनदायिनी माँ गंगा, मोक्षदायिनी माँ गंगा, उनकी निर्मलता और अविरलता के लिए लगभग आधी शताब्दी से प्रयास हो रहे हैं। बावजूद इसके उनकी सेहत में सुधार तो दूर कहेंगे, निरंतर गिरावट ही आती जा रही है। पिछले दिनों अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के न्यूरोलॉजी विभाग के हेड प्रोफेसर वीएन मिश्र की टीम ने एक शोध किया था, लगभग 5 साल तक चला वो शोध, जिसके बाद उन्होंने बताया कि मां गंगा के जल से पार्किंसन, कैंसर जैसी घातक जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। डिमेंशिया के भी शिकार हो रहे हैं लोग, कुछ मौतें भी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हम आज आपको गंगा की सेहत पर ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृपाराम जी। डॉक्टर कृपाराम जी से हम जानेंगे, उन्होंने भी एक लंबा शोध किया है, करीब 2 साल तक उन्होंने शोध किया है। तो हम सीधे डॉक्टर साहब से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि माँ गंगा का क्या हाल है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया और हम लोगों ने जो सुना भी है कि आपने एक लंबा माँ गंगा के ऊपर शोध किया है अभी रिसेंटली। वो पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को कि वो शोध है क्या, किस चीज पर किया गया है। धन्यवाद जी। गंगा रिवर पे बहुत सारे तरीके से शोध हुए हैं, स्पेशली कंटामिनेंट्स को लेकर के, जैसे हेवी मेटल्स हो गया और उसमें और जो काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स आते हैं उसके बारे में काफी शोध हुआ है। और ये देखा गया है कि जैसा आपने बताया कि हेवी मेटल्स के कंसेंट्रेशन वगैरह भी इसमें ज्यादा पाया गया है। अब ये काफी इमर्जिंग टॉपिक है जो कि WHO ने भी इसके लिए काफी अलर्ट किया है। और उसकी एक दिक्कत ये भी है कि हम सभी लोग उसको यूज करते हैं, डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, और वो हम लोग माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। जो प्लास्टिक है हम लोग डेली यूजेस के लिए करते हैं, और ये प्लास्टिक जो होते हैं डिग्रेड होते हैं, जब वो चाहे फिजिकल प्रोसेसेस से या केमिकल प्रोसेसेस से, वो डिग्रेड होकर के माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक्स इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते, और ना देखते हुए लेकिन ये पानी और यहाँ तक कि हम लोगों ने जो शोध में पाया है कि जो जीव जंतु उसके अंदर है, स्पेशली हम लोगों ने फिशेस के बारे में देखा है, फिशेस के अंदर भी ये माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। तो ये एक हम लोग अभी इस पे काफी काम कर रहे हैं, डिफरेंट जगह से सैंपल्स ले रहे हैं, और वाराणसी से हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया हुआ था। वाराणसी में ये पाया कि माइक्रो प्लास्टिक कंसेंट्रेशन रियली एक अलार्मिंग सिचुएशन है जी। इससे क्या हो सकता है? देखिए, इसका अभी तक तो WHO का भी यही है, और साइंटिफिकली हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज या उसके बारे में हेल्थ इफेक्ट्स पे स्टडीज अभी एक तक हुई नहीं है। ये एक मोस्टली अभी काइंड ऑफ रिव्यू है और लोग परसेप्शन बता रहे हैं। बट जैसा आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन डिग्रेडेबल होता है, और प्लास्टिक जब नॉन डिग्रेडेबल है, इसका मतलब अगर वो किसी तरह से आपके बॉडी में गया तो बॉडी के अंदर भी वो नॉन डिग्रेडेबल फॉर्म में रहेगा, और वो नॉन डिग्रेडेबल फॉर्म में रहेगा तो इट कैन क्रिएट्स डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। एक और जो सबसे उसकी चीज है इसमें, इसके बारे में जो हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स आपका, जब माइक्रोप्लास्टिक्स से कुछ सूक्ष्म टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो भी अटैच हो सकते हैं उससे, और अगर वो अटैच हो जाते हैं तो फिर आपके लिए और भी दिक्कत हो सकती है। तो माइक्रोप्लास्टिक से बहुत ही बृहद रूप ले चुका है हमारे एनवायरनमेंट में, और हमको आप बताएं कि मतलब पानी ही नहीं, सॉइल में भी पाया जा रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जा रहा है। तो एक आने वाले दिनों के लिए मुझे लग रहा है काफी खतरे का संकेत है। मैंने पेयजल के साथ साथ, क्योंकि मैक्सिमम शहरों में
जहाँ से गंगा गुजरी है वहाँ पेयजल के रूप में गंगा के जल को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्का फुल्का उनको प्यूरिफायर के माध्यम से वो करके उसके बाद वही सप्लाई किया जाता है। तो जो आप जैसा बता रहे हैं और जैसा हम लोग भी जाने हैं प्लास्टिक के बारे में, बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन प्लास्टिक के बारे में इतना जरूर सुना है। आज से 10 साल पहले इसकी जब शुरुआत हुई तो 10 या 20 साल हो गए, इसी शहर में प्लास्टिक को बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके पीछे कारण ये था कि गायों को बचाने के लिए वो प्रक्रिया शुरू हुई थी कि वो थैले में जो कूड़ा फेंका जाता था वो पूरा का पूरा वो खा जाती थी, जिसके चलते जो है वो गायों की मौत भी होने लगी थी। तो ये चीज जैसा अभी आपने बताया कि जल में बायो केमिकल्स या उसके पार्ट्स मिल रहे हैं, सॉइल में वो उसकी मात्रा मिल रही है, तो मतलब पानी से लेकर के और जो ग्रेन्स होंगे उन सब में इनकी मौजूदगी होगी। अभी तक ग्रेन्स में तो अजय जी नहीं मिला है जी। अच्छी चीज यही है, लेकिन हम लोगों ने एक हमारे कुछ और कलीग्स हैं जो हम मेडिकल साइंस के साथ में यहाँ पे IMS के साथ में कर रहे हैं, हम लोग अब जो नया स्टेप है हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब ऑर्गन्स जो हैं, उन डिफरेंट ऑर्गन्स में भी हम क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलरेडी ये रिपोर्टेड है। इवन ब्लड जो होता है, ब्लड स्ट्रीम्स तक में रिपोर्टेड है माइक्रोप्लास्टिक्स। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये आने का सोर्स केवल एक ही है, या तो हम फूड की तरह से ले रहे हैं या पानी की तरह से ले रहे हैं। अब वो ड्रिंक वाले में पानी में हो सकता है, आपका दूध के साथ भी आ सकता है या डायरेक्टली पानी के साथ आ सकता है। फूड में आपका कहाँ से आया है ये इम्पॉर्टेंट चीज है। अब उसमें ये स्टडी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी डिफरेंट सेट्स बना करके, कि एक जो लोग हैं जो एकदम पूरी तरीके से माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर एकदम नहीं करते हैं, हालांकि वैसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करने के लिए कि हम डिसिफर कर सके कि किस फॉर एग्जाम्पल जो नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं, जैसे फिशेज में मिला है, तो फिशेज में मिला है तो ऑब्वियसली जो फिश खाते हैं उनकी बॉडी में जाएगा ही जाएगा, उनके शरीर में वो प्रवेश करेगा। तो एक सोर्स हो सकता है। जहां तक ग्रेन्स में है, ग्रेन्स में अभी तक नहीं मिला है, बट ये कोई क्योंकि ग्रेन्स का साइज अगर आप देखें, उसका प्रोसेस जो है वो वाटर के थ्रू जाना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बट वी रियली आई एम नॉट श्योर कि उसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन ये सर्टेनली है कि ह्यूमन के अगर ऑर्गन्स में मिल रहा है माइक्रोप्लास्टिक्स, तो कहीं ना कहीं से आपका इंटेक्ट से ही आया हुआ है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक बात है। ये जो आपने शोध किया केवल बनारस बेस्ड शोध था या यूपी की में गंगा बेसिन एरिया कुछ और भी लिए गए? नहीं, हम लोगों ने तो पहले बनारस से ही शुरू किया था जी। अभी हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, बनारस के अलावा प्रयागराज से, मिर्जापुर से, कुछ टाइम पर हम लोग कानपुर वगैरह से भी कलेक्ट करके लेके आए हैं। इस रिसर्च को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, उनमें भी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां पर भी है। और हम लोग नए तकनीक के द्वारा ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो सोर्स कहाँ से हो सकता है, कंट्रीब्यूशंस कहाँ से आ रहा है। हालांकि अभी ये रिसर्च जो हमारा वो प्रिलिमिनरी स्टेज में ही है, तो अभी इसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा, लेकिन सर्टेनली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, आपने बताया कि बनारस से आपने शुरू किया और प्रयागराज से कानपुर तक आप गए, तो हम अगर एक चीज देखें कि कानपुर से बनारस तक के बीच में ये प्लास्टिक्स जो मिल रहे हैं, वो उसकी मात्रा कहाँ ज्यादा है, सबसे ज्यादा है? लगभग मतलब जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसा नहीं कि फैक्टर ऑफ 10 का है या फैक्टर ऑफ 20 का है। कंसेंट्रेशन लेवल सिमिलर है, बट वाराणसी में जो पाया गया है वो थोड़ा सा कंसेंट्रेशन कानपुर और प्रयागराज से भी ज्यादा है। अब ये एक हम लोग इसको भी डिसिफर कर रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है। प्रोबेबली लॉट्स ऑफ सीवेज है जहाँ से आ रहा है, या आपका बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है, या जो हमारा एग्रीकल्चर सॉइल है वहां से वो डिस्पोज होकर के आ रहा है। अभी इसके सोर्सेज के बारे में कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ से आ रहा है। तो फिर भी यहाँ कितना, अगर हम प्रयागराज को लें या कानपुर को लें, उसकी तुलना में बनारस में क्या रेशियो होगा?
फैक्टर ऑफ 2 है, 2 के आसपास है, मतलब आप 2 गुना लगभग मिल रहा 2 है। गुना जो कानपुर में जितना पाया जाता है हाँ, उससे ज्यादा। जिस जगह से हम लोगों ने सैंपल किया है। जी। अब देखिए 2 चीजें होता है, एक इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप सैंपल कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं। हाँ। अगर आपने एकदम नियर सोर्स से ही कलेक्ट कर लिया जी। तब तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा सैंपल मिलेंगे। तो हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सैंपल्स वाराणसी के सिटी से ले रहे हैं, सिटी से बाहर जाकर के कलेक्ट कर रहे हैं। सिटी से बाहर मतलब जैसे मान लीजिए आप सुल्तानपुर साइड हम लोग चले गए, जी। उधर आपका पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वहां पर एक्सपेक्टेड है कि शायद कंसंट्रेशन कम होगा, बट अभी हम लोग उसकी एनालिसिस की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो अभी इसमें हम कुछ रिजल्ट के बारे में बता नहीं सकते। जी 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 जी। तो ये अब तक जो आपने रिसर्च कर लिया है, जो कि पब्लिश भी हो चुका है, उसके क्या निष्कर्ष हैं अगर हम कहें तो? निष्कर्ष यही है कि देखिए जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये एक वास्तव में एक आने वाले समय में हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम सभी को इसके रोकथाम के लिए उपाय करने होंगे, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक सबसे बड़ी दिक्कत माइक्रोप्लास्टिक्स की है कि इसको आप बायोलॉजिकली या केमिकली डिग्रेड नहीं कर सकते। जी। तो एक बार ये एटमॉस्फेयर में अगर आ गया, एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में किसी भी सिस्टम में आ गया, तो वो कम से कम टेंस ऑफ ईयर्स से 100 ऑफ ईयर्स तक वहां पर रहेगा ही रहेगा। अब आप सोचिए कि वो टेंस ऑफ ईयर्स से वहां तक रहेगा, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी वो अफेक्ट करेगा। हाँ, और उसके साथ साथ में अगर वो किसी दूसरे सिस्टम में जा रहा है, स्पेशली हमारा ईटिंग मटेरियल्स में अगर जा रहा है, तो वो आप ह्यूमन बीइंग भी इससे इफेक्टेड होंगे। जैसा आपने बताया कि जो गाय थी, गाय जब प्लास्टिक्स खाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ। बट उसका जब उस चबाते मतलब उसको जब चबाते हैं तो कुछ पार्ट जो बहुत ब्रेकेबल होता है, कुछ पार्ट तो उनके शरीर के अंदर ही जाता है। प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द माइक्रोप्लास्टिक्स इन द क्या कहते हैं आपका मिल्क में मिला है जो। तो मिल्क में मिलना मतलब वही एक सोर्स हो सकता है, मिल्क तो और कहीं से आया नहीं, या तो फिर आर्टिफिशियल कहीं पर कुछ मिला करके किया गया, तो ऐसा नहीं है। बट ये अगर वहां पर मिला है तो माइक्रोप्लास्टिक्स मिला है, मतलब वो सोर्स कहीं से आ रहा है। एक ये चीज। दूसरी चीज ये कि हमें एक मुहिम, या गवर्नमेंट जो हमारी है, एक मुहिम चलानी होगी अभी। प्लास्टिक्स एक सर्टेनली एक बहुत अच्छा वायबल ऑप्शन है हमारे लिए, अच्छा है कैरी करने के लिए, हर एक चीज के लिए। लेकिन जो जिस तरह से हम लोगों का प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है और जिस तरह से सिस्टम में ये आ रहा है, ये इंक्रीज बहुत तेजी से हो रहा है, एंड वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। तो कुछ ना कुछ प्रयास हम सभी को भी करना होगा, गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना होगा, आप जैसे सहयोगियों से हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। सर, इसमें तो एक चीज है कि रह करके हर कुछ दिनों के बाद एक मुहिम चलती है कि प्लास्टिक को बैन कर दिया जाता है, कैरी बैग जो भी हम लोग लेकर चलते हैं उसके खिलाफ धरपकड़ शुरू होती है, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक कुछ दिन के लिए रहता है, सर्टेन टाइम के बाद फिर दस का दस हो जाता था। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझे याद है कि हम लोग बचपन में घर से निकलते थे, कोई भी सामान लेने के लिए तो अपने पास खुद एक कपड़े का झोला लेकर के निकलते थे। आज स्थिति ये है, आप अभी बता रहे हैं प्लास्टिक से इतने नुकसान हैं, उसके बावजूद आपको दूध प्लास्टिक की थैली में मिलेगा, दही आपको प्लास्टिक की थैली में मिलेगा, इवन चाय आपको प्लास्टिक की थैली में मिलेगा, मिठाइयाँ भी, सब्जी भी, सब कुछ दुकान से जो कुछ भी आ रहा है वो डायरेक्ट उन प्लास्टिक से स्पर्श करते हुए हमारे पास आ रहा है। तो बट नेचुरल है कि सीधे संपर्क में आएगा खाने की सामग्री, तो उसका कुछ न कुछ तो पोर्शन जाएगा। बिल्कुल, ये एक्चुअली ये रिसर्च किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है कि जो हम लोग प्लास्टिक में चाय पीते हैं, जो पेपर कप होता है प्लास्टिक का, अंदर से कोटेड होता है प्लास्टिक का, क्योंकि वो अगर पेपर ही है तो वो तो भीग जाएगा। उस कोटेड से भी आपके अंदर जो है वो माइक्रोप्लास्टिक्स जाता है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो बना है वो पूरी तरीके से एकदम वही फॉर्म में है, उसके फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, कुछ फ्रैक्शन तो उसका लीचेबल होगा, कुछ उसका निकल करके उसमें आता है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्लास्टिक वाली चीजें हैं उसमें तो गर्म चीज पीनी ही नहीं चाहिए, और चाहे चाय हो या कॉफी हो या पानी हो, कुछ भी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली गर्म चीजें।
हम लोग जो आप देखे होंगे आजकल शादियों में जो चलता है वो प्लेट्स जो आते हैं, जी हालांकि वो कहते हैं बायोडिग्रेडेबल है, बट उसके ऊपर जो लेयर लगी होती है वो माइक्रोप्लास्टिक से प्लास्टिक टाइप की लेयर है। जी जी वो भी बहुत खतरनाक है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, गर्म खाना खा रहे हैं, तो उससे भी लीच होकर के आपकी बॉडी में जा सकता है। सो हम सभी को इसके बारे में थोड़ा जागरूक करने की जरूरत है। मे बी पीपल आर रियलाइजिंग एक्चुअली। अभी तक एक बात यह है कि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च था नहीं, स्पेशली कि माइक्रोप्लास्टिक्स और उसके हेल्थ इफेक्ट पे। तो अब लोगों को इसके बारे में हो सकता है कुछ जागरूकता होगी, धीरे धीरे रिसर्च भी आ रहे हैं, तो उस जागरूकता के साथ साथ में लोग भी जागरूक होंगे इसमें। हमको लगता है सर, जैसा अभी आपने बताया, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जो रेशियो आपने बताया, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, तो वाराणसी में कोई इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम कहें कि वो इंडस्ट्री का कचरा गंगा में गिर रहा हो, उसके चलते है। तो यहाँ जो कुछ भी है गिर रहा है, वो हमारे द्वारा, मान लीजिए कि हम कोई धार्मिक दृष्टि से ही अपने पॉलिथीन में माला, फूल या तमाम सारी चीजें ले आकर के नदी में छोड़ दें, या फिर जैसा आपने भी आशंका जताई कि जो सीवेज लगातार गंगा में गिर रहा है, ये तमाम कोशिशों के बावजूद उससे हम रोक नहीं पाए हैं। तो उसका भी एक बड़ा असर होगा कि गंगा में जो चीजें जा रही हैं उसके चलते अब जब उनकी उस जलीय जंतु के जीवन पर जब आ गया है, तो वो मानव जीवन पर तो उसका असर पड़ना स्वाभाविक सी चीज है। क्योंकि अभी आपका ये रिसर्च वर्क लंबा है, अभी चल रहा है, बहुत कुछ चीजें आपके पास होंगी, लेकिन जब तक वो कंक्रीट उसके बारे में पुख्ता कोई रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक आप उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आज की तारीख में गंगा का जल इतना दूषित हो गया है कि हम आचमन भी नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैंने जो बात किया एक एस्पेक्ट की बात करी, हाँ, और जब हम जल की बात करते हैं तो जल के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जल का जो, अगर आप हम सिंपल भाषा में कहें तो पानी हमारा कुछ नहीं, केवल H2O है, सिंपल केमिकल है। उस केमिकल में जितनी भी चीजें आप मिलाएंगे, एक लिमिट से अगर ज्यादा हो रही हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। अब पानी है, पानी में हमने हेवी मेटल्स मिला है, पेस्टिसाइड्स मिले हैं, आपका नाइट्रेट, सल्फेट, ये कंसेंट्रेशन ज्यादा मिला है। आपने देखा होगा कि स्पेशली जस्ट बारिश के पहले, स्पेशली अप्रैल मई में भी, कुछ दिनों पहले भी गंगा जी में कुछ जगह पर ग्रीन ग्रीन एल्गी का फॉर्मेशन हो गया था। तो होता क्या है, देखिए जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया घुसने की कोशिश करता है, तो हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज है, पहला काम उनका होता है वो फाइट करते हैं। वो फाइट करके अगर उसको रेगुलेट कर लिए तो आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम चीज गंगा भी है। गंगा भी इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गंगा हमारी एक माँ की तरह पूजनीय है, उसको माँ का दर्जा भी इसीलिए दिया गया, वो एक इकोसिस्टम की तरह है। जब उसमें कंसेंट्रेशन किसी लेवल पे ज्यादा हो जाता है तो जो ग्रीन एल्गी फॉर्म होते हैं, बेसिकली उसमें क्या होता है, नाइट्रेट और सल्फेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब नाइट्रेट सल्फेट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें जो एल्गी होते हैं उनको भोजन के लिए प्रचुर मात्रा में मिल जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने की वजह से वो ग्रीन होता है। तो इसका संकेत ये है, पहला संकेत अगर हम यही देखें, कुछ भी आप मेजरमेंट मत करिए, आप सिंपली इतना ही देख लीजिए कि गंगा में ग्रीनिश हो रहा है, इसका मतलब पोल्यूशन लेवल उसमें ज्यादा है। अब दूसरी चीज है, आपने पोल्यूशन की बात करी। पोल्यूशन दोनों तरीके से हो सकता है, डिजॉल्व फॉर्म में है या अनडिजॉल्व फॉर्म में है। जो हमारा अनडिजॉल्व फॉर्म में है वो तो मान लीजिए आप फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, लेकिन जो डिजॉल्व फॉर्म में है उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो इस वजह से आचमन करने लायक कभी कहना तो थोड़ा सा, हम लोग वैसे ही आजकल तो कहते हैं ग्राउंड वाटर भी हमारा प्योरीफाइड नहीं है, हम लोग तो आरओ सिस्टम यूज ही कर रहे हैं। तो हालांकि ये सिचुएशन आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि गंगा जी का पानी, एक उसका कई कारण है कि बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि फ्लो भी कम हुआ है, गंगा जी का पानी का फ्लो भी कम हुआ है।
और स्पेशली समर में पानी का कमी और हो ही जाता है, और पोल्यूशन तो आपके बढ़े ही हुए हैं, पोल्यूशन सोर्सेज तो कम नहीं हो रहे हैं, तो उस वजह से इफेक्ट तो पड़ता है। हाँ, अब इस पे इफेक्ट कैसे हम इसको कंक्रीट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, अब वो प्लान्स किस हद तक काम कर रहे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे नमामि गंगे के प्रोजेक्ट्स हैं, एनएमएचसी उसमें है, आपका वो पूरा काम वही देख रहे हैं, बट फिर भी हमें लग रहा है कि पूरी तरीके से जितनी होनी चाहिए थी गंगा जी का क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, वो है नहीं। सो आपकी बात थोड़ा मैं उसको मतलब नॉन पॉलिटिकल और साइंटिफिकली रखते हुए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, बात सही है कि गंगा जी का पानी का डिग्रेडेशन हुआ है, तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि अभी आपने बताया कि पानी के बहाव को लेकर के भी आपने चर्चा की, आम जनता के बीच में या साइंटिफिक रूप से भी ये देखा गया है कि कानपुर से बनारस के बीच में गंगा जल का प्रवाह बहुत ही धीमा है या एकदम ना के बराबर। जी जी जी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कानपुर के बाद बनारस में जो पानी आ रहा है वो गंगा का पानी नहीं होकर के वो नालों का पानी ज्यादा है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे एक्चुअली, जो आप एक और मैं आपको एक और आपको एक तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो गंगा जी का जब समर में होता है तो गंगा जी में पानी कम होता है, पानी कम होता है, जो वाटर की वजह से, जो दबाव की वजह से जो प्रेशर होता है उसमें जो ग्राउंड वाटर होता है, समर में ग्राउंड वाटर जो हमारा है ये एक्सट्रैक्ट होकर के पोर्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर गोज इन द रिवर इटसेल्फ, क्योंकि रिवर को अपने आप को पानी की जरूरत है। हाँ। तो ये दोनों तरीके से टू वे कम्युनिकेशन है। जब बारिश ज्यादा होती है तो गंगा जी में पानी ज्यादा होता है और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। आसपास के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब समर होता है तो ये ग्राउंड वाटर निकल करके उधर जाने लगता है। इसी वजह से आप देखते होंगे कि समर के टाइम में हमेशा सबमर्सिबल पंप्स जो होते हैं वो कई जगह पे फेल कर जाते हैं, उसका ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जाता है। उसका कारण ये है कि एक्सट्रैक्शन तो बढ़ ही जाता है समर में, साथ साथ में पोर्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्चुअली गंगा जी में भी जाने लगता है, क्योंकि गंगा जी को भी अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए उनको पानी की जरूरत होती है। पानी कहाँ से आएगा, बारिश हो नहीं रही और मेल्ट वाटर जो आ रहा है वही दो सोर्स है इसके। तो गंगा जी से थोड़ा सा हम लोगों ने छोटा सा स्टडी किया था, उसमें ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली हो जाता है समर सीजन में। और बाकी तो समर में तो खैर नाले ही बचते हैं, नदियां तो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं नहीं, तो आपकी बात सही है कि जो गंदगी होती है वो गंदगी का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है। सर, हम एक सॉल्यूशन आपसे पूछें कि इसको माँ गंगा को और उनके माध्यम से ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे? देखिए, हम अगर थोड़ा सा मेडिकल भाषा में बोले तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ, अगर आपको बुखार हो गया है और बुखार 2-3 दिन से नहीं ठीक हुआ, आप एंटीबायोटिक लेंगे और बुखार की दवा लेंगे, कुछ ठीक हो जाएंगे। बट अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है तो आपके अपने दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा, है ना? जी। हम यही करेंगे। हम जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं गंगा जी को क्लीन करने के लिए, वो एक शॉर्ट टर्म प्लान के तौर पर हो रहे हैं। अगर हमको गंगा जी को क्लीन रखना है, हम हर एक इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको क्लीन रखें। हम जो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 1% दे रहे हैं, कोई 0.5% दे रहा है, कोई और भी कम कर सकता है, नगण्य भी दे सकता है, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। इसमें दोनों चीजें हैं, ना तो गवर्नमेंट अकेले कर सकती है, ना कोई एनजीओ कर सकता है, ना कोई आपका वो कर सकता है, दोनों में से कोई नहीं कर सकता। ये एक जरूरत की चीजें हैं। जैसे हम विदेशों में नदियों को साफ करने की बात आती है, इवन अपने यहाँ पर हम तो गांव एरिया से आते हैं, तो हमारे वहां पर जो नाले होते थे, नालों की सफाई होती थी हर साल, तो उससे क्या होता था, जो पानी या मिट्टी जो इकट्ठा होता था उस मिट्टी को हटा दिया जाता था, तो जो फ्लो है वो फ्लो वहां से मेंटेन हुआ करता था। दूसरी चीज ये है कि जब आप कंक्रीट बनाते जा रहे हैं, और हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि भाई अर्बनाइजेशन होना ही होना है, लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब हो क्या रहा है, बारिश जो हो रही है वो बारिश बहुत तेजी से, एक और चीज आपने देखा होगा कि बारिश जो है वो थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है। जब थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, पानी एक्युमुलेट होगा। अब उस पानी को ज्यादा देर तो एक्युमुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर जगह पर आपका सिटी में तो कंक्रीट है।
अब उस पानी को क्या होगा, पानी को तो बहना है। जब पानी बह के नदियों में चले जाएगा, नदियों से आपका समुद्र में गया, तो जो पानी आपका थोड़ा सा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए यूज हो रहा था, वो पानी अवेलेबल ही नहीं है ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है, स्पेशली जिसको हम गंजेटिक प्लेन बोलते हैं, जो गंगा जी का एरिया से किनारे का एरिया है, इधर यहाँ पर भी ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन बहुत फास्ट तरीके से देखा गया है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को फिर से अपने जो पुराने तरीके थे, तौर तरीके थे, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो तालाब थे या जो छोटे छोटे नाले थे जहाँ से पानी रिचार्ज होकर के इकट्ठा होकर के होता था, ग्राउंड वाटर में जाता था, उस तरह की जरूरत है। हमको डायरेक्टली पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। हमारा पानी को किसी तरीके से, जब बारिश हो रही है तो बारिश में पानी पूरी तरीके से नदियों में न चला जाए, उसके लिए हमको उपाय करने की जरूरत है, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा रिचार्ज हो सके। सर, इसके लिए नदियों की ड्रेजिंग भी कराई जा सकती है? बिल्कुल कराना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आपका जब उसके दो सिस्टम होते हैं। आप इतना ही समझ लीजिए कि जब वहां पर आपका पानी है, वहां पर रुक रहा है, तो जब ड्रेजिंग नहीं होगी तो पानी का ज्यादा बारिश होगी तो लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो आसपास के एरिया वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आप उसको पानी को एक रास्ता मिलता जाएगा तो वो उस साइड की चीजों को इफेक्ट नहीं करेगा। तो जब बाढ़ की सिचुएशन आती है, उससे भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। मतलब हाँ, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो माँ गंगा का जीवन हो या इंसानी जीवन हो या हमसे जुड़े हुए जीव जंतु जो भी हैं, क्योंकि जल उनको भी चाहिए, अन्न उनको भी, अनाज जो कुछ भी खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, उन सब को लेकर के अगर सृष्टि को बचाना है तो सबसे पहला दायित्व ये होता है, काम ये होता है कि हम प्लास्टिक पर निर्भरता अपनी पूरी तरह से त्यागें। दूसरे, गंगा को या और भी जो नदियां हैं उनको, जो हमारे मानस पटल पर अगर हम केवल माँ कहते हैं तो माँ की तरह उनकी सेवा और उनकी देखभाल भी करें और उन्हें गंदा न करें। और साथ ही साथ इसमें जो सरकार का जो प्रभाव है, उनसे जो अपेक्षाएं हैं, वो सरकारी जो भी कार्य हो वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। नहीं तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो अभी लगभग 50 साल बीते हैं, ऐसे कितने 50 साल बीत जाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं जब हम पानी के लिए तरसेंगे, बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। माँ गंगा को बचाने के लिए किसी भगीरथ की जरूरत नहीं है, हम सब भगीरथ बन करके उस काम को अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए आपका आभार। बस अपने दर्शकों से ये अपील जरूर करना चाहूंगा, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि ये दायित्व हमारा भी है, हमारा भी जीवन है और हमारा जीवन माँ गंगा से और उनकी सहयोगी नदियों से जुड़ा हुआ है। हमारे जीव जंतु, उनका भी जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा आप अपने लिए स्वार्थी बन रहे हैं तो वो भी सही, अपने स्वार्थ में ही गंगा के पानी को बचाएं, अन्य नदियों के पानी को बचाएं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।